नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी को बताया भाई बहन, कहा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक घमासान जारी है। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ममता बनर्जी और पीएम नरेंद्र मोदी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दरअसल वे दोनों भाई बहन हैं जो अपने बयानों से यहां की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मैं टीएमसी को चुनौती देता हूं कि वे बताएं कि उन्होंने 10 साल में मुसलमानों के लिए क्या किया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ममता बनर्जी बोली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं बड़े बड़े दावे, बीजेपी को पश्चिम बंगाल में 70 सीटें भी नहीं मिलेंगी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी यहां विधानसभा चुनाव में 70 सीटों से भी नहीं जीत पाएंगी। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी जिले के डाबग्राम फुलवाड़ी में एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में किए गए दावे का उपहास किया कि भाजपा ने 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए चुनाव के 4 चरणों में ही 100 सीटें जीत ली है। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिन 135 सीटों पर अब तक चुनाव हुए हैं उनमें भाजपा पहले ही 100 सीटें जीत ली हैं। मैं कहती हूं कि चुनाव समाप्त होने के बाद भाजपा को कुल 294 सीटों में से 70 सीटें भी नहीं मिलेंगी। और उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी एक ही मुद्दे पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातें कर झूठ फैला रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने दार्जिलिंग के लेबोंग में कहा था कि कोई एनआरसी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि 14 लाख लोगों की पहचान की गई है और उन्हें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के तहत अवैध प्रवासियों को खोजने के लिए प्रक्रिया के आधार पर निरोध केंद्रों में भेजा गया है। उन्होंने कहा कि 14 लाख लोगों को निरोध केंद्रों में जाने के लिए कहा गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर तृणमूल फिर से सत्ता में आती है तो वह पश्चिम बंगाल में विवादास्पद राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को लागू नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि आप सभी नागरिक हैं और आप लोगों से उनका एकमात्र अनुरोध है कि वे अपना वोट डालें। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री, कटमनी के लिए ममता सरकार को घेरा और भाजपा पर लगाया हिंसा फैलाने का आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को भाजपा और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एक तरफ भाजपा पर नफरत और हिंसा फैलाने का आरोप लगाया तो वहीं पश्चिम बंगाल में कटमनी के लिए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को भी घेरने से नहीं चूके। भाजपा पर बरसते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा बंगाल को बर्बाद और विभाजित करना चाहती है। वे असम और तमिलनाडु में भी यही कर रहे हैं। भाजपा के पास नफरत और हिंसा के अलावा देने के लिए और कुछ भी नहीं है। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा सोनार बांग्ला बनाने की बात कर रही है लेकिन उसने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार को भी आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने कहा कि पश्चिम बंगाल इकलौता ऐसा राज्य है जहां आपको नौकरियां पाने के लिए कटमनी देनी पड़ती है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने यह कहकर भी ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश की कि उन्होंने बीते समय में भाजपा से गठबंधन किया था। राहुल गांधी ने कहा कि हमने कभी भाजपा के साथ गठबंधन नहीं किया लेकिन ममता बनर्जी ने अतीत में ऐसा किया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में टूटे अब तक के सारे रिकॉर्ड, 24 घंटे में 1782 नए कोरोना के मामले आए, 104 लोगों की हुई मौत। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में हर बदलते दिन के साथ कोरोना के कारण हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बीते दिन भी दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज किए गए और 13,000 से अधिक नए कोरोना के केस सामने आए। दिल्ली में बिगड़ते हालातों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द
करने की अपील की है। वहीं राजधानी से अब प्रवासी मजदूरों की वापसी शुरू हो गई है। आपको बता दें दोस्तों, बीते 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 17,282 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 104 मरीजों की मौत हुई है। मंगलवार को सुबह में 13,468 नए मामले सामने आए थे। 30 नवंबर के बाद कोरोना मरीजों की मौत का यह आंकड़ा सबसे ज्यादा है। 30 नवंबर को 108 मरीजों की मौत हुई थी। दिल्ली में पॉजिटिव रेट करीब 16% हो गया है। दिल्ली में पहली बार एक्टिव मरीजों की संख्या 50,000 के पार है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 5 बजे बंद होंगे बाजार, शाम से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। जी हां दोस्तों, राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का समय 2 घंटे बढ़ा दिया है। गहलोत सरकार ने निर्देश जारी किया है कि अब राज्य में दुकानें और बाजार शाम 5 बजे बंद हो जाएंगे। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं सरकारी ऑफिस भी 2 घंटे पहले 4 बजे बंद होंगे। शादियों में उमड़ रही भारी भीड़ को देखते हुए फैसला लिया गया है कि शादी में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। सरकारी कार्यालयों में 50% ही कर्मचारी काम करेंगे और 50% काम घर से कर सकेंगे। आपको बता दें दोस्तों, सरकार ने राज्य में कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए 2 घंटे का कर्फ्यू बढ़ाने के साथ ही महत्वपूर्ण गाइडलाइन भी जारी की है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 10वीं की परीक्षा रद्द होने से केजरीवाल, सिसोदिया, प्रियंका खुश। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर के बीच सीबीएसई की परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं टाल दी गई हैं, जबकि 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि 10वीं के छात्रों का छोटे प्रश्नों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। अगर कोई छात्र नतीजे से संतुष्ट नहीं है तो वो हालात सुधरने पर परीक्षा दे सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर फैसला किया गया। 12वीं की परीक्षा 4 मई से 14 जून तक होनी थी। फैसले के मुताबिक 12वीं की परीक्षाओं को लेकर 1 जून को दोबारा बैठक होगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ब्रेक द चेन की बंदिशों से पहले झलका लोगों का दर्द, राहत पैकेज की अपील। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संकट पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत बुधवार रात 8 बजे से पाबंदियों की घोषणा की गई थी। सरकार के इस ऐलान से दुनिया भर में मशहूर मुंबई के डिब्बे वाले नाराज हैं। डिब्बे वालों का कहना है कि सरकार ने फेरी वालों जैसे कई तबकों को राहत देने की घोषणा की है, लेकिन उनके लिए कोई बात नहीं कही गई। इसके साथ ही डिब्बे वालों ने अपने संगठन के काम को जरूरी सेवा में शामिल करने की मांग की है। आपको बता दें दोस्तों, जिन पाबंदियों का ऐलान किया गया है उसके तहत मुंबई के रिक्शे वालों के लिए पैकेज का ऐलान किया गया है, लेकिन टैक्सी वालों के लिए कोई ऐलान नहीं हुआ। इसी वजह से यह एक नई बहस शुरू हो गई है। दरअसल मुंबई में रिक्शा वालों की तादाद करीब 12.5 लाख है, जिनमें ज्यादातर मराठी समुदाय के लोग हैं। वहीं टैक्सी वालों की तादाद 80,000 है और इनमें से ज्यादातर उत्तर भारतीय लोग हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मुंबई में कामकाजी महिलाओं को बड़ा तोहफा, महाराष्ट्र सरकार बनाएगी 450 कमरों का हॉस्टल। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार कामकाजी महिलाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है। मुंबई में बाहर से काम करने के लिए आने वाली महिलाओं की समस्या खत्म होने जा रही है। दूर से मुंबई में नौकरी के लिए आने वाली महिलाओं को अब रहने के ठिकाने के लिए भटकना नहीं होगा। महाराष्ट्र सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए एक बड़ा हॉस्टल बनाने जा रही है। जी हां दोस्तों, एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने मुंबई में काम करने वाली महिलाओं के लिए एक हॉस्टल बनवाने की सरकार से मांग की थी। सरकार अब इस दिशा में काम करने जा रही है। महिलाओं की परेशानी को देखते हुए सरकार तारदेव स्थित नम्बाड़ा संक्रमण शिविर की जगह पर 1000 महिलाओं के लिए 450 कमरों का हॉस्टल बनाने जा रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। माह रमजान में इस्लाम पर फ्रांस ने लगाई पाबंदी, मुस्लिम हुए नाखुश।
जी हाँ दोस्तों, फ्रांस पिछले कुछ सालों से इस्लामिक आतंकवाद का शिकार रहा है। फ्रांस यूरोप में सर्वाधिक हिंसा भी झेल चुका है, जिसकी वजह से बहुसंख्यक समाज गुस्से में भी है। फ्रांस की सरकार पर लगातार दबाव बन रहा था कि वो इस्लामिक आतंकवाद और इस्लाम के प्रचार को रोकने के लिए कदम उठाए, जिसके बाद अब फ्रांस की सरकार रमजान माह की शुरुआत में काफी कड़े कानून लेकर आई है। इस कानून की वजह से फ्रांस में मुसलमानों में गुस्सा है। फ्रांस की सीनेट ने कट्टरपंथ इस्लाम पर लगाम लगाने के मकसद से लाए गए बिल को पास कर दिया है। इन प्रावधानों को पहले ही देश की नेशनल असेंबली से मंजूरी दे दी थी। सीनेट में इस बिल के पक्ष में 208 वोट पड़े तो खिलाफ में 109। तमाम प्रावधानों पर चली लंबी बहसों के बाद इस बिल को सीनेट में पेश किया गया। इस बिल को लेकर कहा जा रहा है कि ये मुसलमानों को अलग थलग करने का जरिया बनेगा। इसमें और कई संशोधनों को शामिल किया गया है, जिसमें तमाम प्रावधानों को सख्त बनाया गया है। बिल में शामिल किए गए नए संशोधन का मकसद अतिवाद से मुकाबला करना है। इसमें वो तमाम प्रावधान शामिल है जिसमें स्कूल ट्रिप के दौरान बच्चों के माता पिता के धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक, नाबालिग बच्चों के चेहरे छिपाने अथवा सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक प्रतीकों को धारण करने पर रोक लगाने की बात कही गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन संशोधनों में शैक्षणिक परिसर, शादी समारोह में विदेशी झंडा लहराने पर रोक लगाने का भी प्रावधान है। पब्लिक स्विमिंग पूल में बुर्का पहनने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। फ्रांस के आंतरिक मामलों के मंत्री गोराल्ड डेमरेनिन ने अंतिम समय में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के अनुरोध पर प्राइवेट स्कूलों में विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ लड़ने के लिए एक संशोधन भी जोड़ा। यह संशोधन फ्रेंच अफसरों को विदेशी संगठनों को फ्रांस में प्राइवेट स्कूल की स्थापना से रोकने की अनुमति देगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सैनिकों की वापसी के बावजूद इंडिया चाइना में टेंशन बरकरार, यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में जताई गई चिंता। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन ने सीमा विवाद हल करने के लिए भले ही कई इलाकों से अपने सैनिकों को हटा लिया हो, लेकिन दोनों देशों में तनाव अभी भी बरकरार है। एक अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में भारत चीन के मौजूदा हालातों पर चिंता जाहिर की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सीमा पर टकराव वाले कुछ बिंदुओं से सेनाएं पीछे करने के बावजूद दोनों देशों के बीच भारी तनाव है। दशकों बाद नई दिल्ली और बीजिंग के बीच इस तरह के विस्फोटक हालात बने हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट से मिलाया हाथ, किसानों की आय होगी दुगनी। जी हां दोस्तों, कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देकर खेती लागत कम करने और किसानों का उनकी फसलों का बेहतर दाम दिलाने के मकसद से लगातार कोशिशों में जुटी भारत सरकार अब इस काम में दुनिया की दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की भी मदद ले रही है। इस सिलसिले में कृषि मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ एक समझौता किया। इस समझौते के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट इंडिया फलोपरांत प्रबंध एवं वितरण सहित स्मार्ट एवं सुव्यवस्थित कृषि के लिए किसान इंटरफेस विकसित करने के लिए देश के 6 राज्यों के 10 जिलों में चयनित 100 गांवों में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में मंगलवार को कृषि मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने यहां एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि डिजिटल एग्रीकल्चर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्पना अब मूर्त रूप ले रही है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। साद रिजवी की गिरफ्तारी से पाकिस्तान में हिंसा, भड़के कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़, पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में फ्रांसीसी राजदूत को निष्कासित करने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के बीच हिंसा भड़क गई है। राजधानी इस्लामाबाद सहित कई शहरों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई है। इतना ही नहीं, कई जगहों पर पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। दरअसल प्रदर्शनकारियों के बेकाबू होने के पीछे एक शख्स की गिरफ्तारी की वजह है। गिरफ्तारी की खबर आम होते ही बड़े पैमाने पर हिंसा शुरू हो गई और इमरान खान सरकार उपद्रवियों के सामने बेबस नजर आ रही है। आपको बता दें दोस्तों, फ्रांस में इस निंदा वाले कुछ प्रकाशनों को लेकर तारीख-ए-लब्बैक पाकिस्तान पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि फ्रांसीसी राजदूत को तुरंत निष्कासित किया जाए। विरोध प्रदर्शन की आग को दबाने के लिए पुलिस ने टीएलपी के नए चीफ साद रिजवी को गिरफ्तार किया, लेकिन इसका उल्टा असर देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और हिंसा शुरू हो गई। इस हिंसा में एक पुलिसकर्मी की हत्या की भी खबरें हैं, जबकि टीएलपी का दावा है कि पुलिस की गोलीबारी में उसके 12 कार्यकर्ताओं की मौत हुई है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों स्काईमेट ने इस साल मानसून की बारिश अच्छी होने का अनुमान जताया। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के तेजी से बढ़ते आंकड़ों और व्यापारियों और सर्विस सेक्टर पर इसके बढ़ते असर के बीच वेदर फोरकास्टिंग एजेंसी स्काईमेट वेदर ने ऐलान किया है कि इस साल के दक्षिण पश्चिम मानसून सीरीज के दौरान देश में ओवरऑल बारिश अच्छी और नॉर्मल रहेगी। आर्थिक संकट के इस दौर में करोड़ों किसानों के लिए यह राहत की खबर है। हालांकि स्काईमेट ने आशंका जताई है कि उत्तर भारत के मैदानी भागों और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मानसून सीजन में बारिश कम होने की आशंका है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। जी हां दोस्तों, सोना अब तक 46,000 से 46,400 के बीच घूम रहा था। अब कीमतों में अचानक से तेजी देखने को मिल रही है। चांदी में भी सोमवार को आई भारी गिरावट अब रिकवर हो चुकी है। चांदी सोमवार को 850 रुपए प्रति किलोग्राम गिरकर बंद हुई थी। हालांकि सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में आज कोई गिरावट नहीं हुई है। मंगलवार को MCX पर सोने का जून वायदा में बेहतर शानदार तेजी देखने को मिली। सोना 545 रुपए प्रति 10 ग्राम की मजबूती के साथ 46,964 रुपए पर बंद हुआ, जबकि इंट्राडे में सोने ने 47,000 का लेवल भी पार किया। पिछले हफ्ते सोना 1995 रुपए प्रति 10 ग्राम मजबूत हुआ था। इस हफ्ते इसमें 545 रुपए की मजबूती आ चुकी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ऑनलाइन बैंक फ्रॉड हुआ तो मिनटों में वापस आएगी रकम, सरकार की हेल्पलाइन नंबर पर करें फोन। जी हां दोस्तों, एक तो कोरोना संकट से पूरा देश जूझ रहा है, ऊपर से बैंक फ्रॉड करने वाले नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन बैंक फ्रॉड का शिकार लोगों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस नंबर पर शिकायत करने के कुछ मिनटों बाद ही फ्रॉड के जरिए ली गई रकम अकाउंट में वापस आ जाएगी। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री सभी तरह के साइबर क्राइम के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 155260 ऑपरेट करता है। पिछले साल नवंबर में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ मिलकर इस हेल्पलाइन नंबर को ज्यादा सक्षम बनाने के लिए पायलट बेसिस पर काम शुरू किया गया था। दिल्ली पुलिस ने इसमें 10 और लाइनों को जोड़ा है, जिससे शानदार रेस्पॉन्स मिला है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे बन जाएगा, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, RTO जाने की भी नहीं जरूरत। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर जैसे जैसे बढ़ रही है, आपके कई काम अटक सकते हैं। अगर आप इस बात से परेशान हैं कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है या इसका रिन्यूअल करवाना है, इसके लिए आपको RTO जाना पड़ेगा, तो कतई परेशान ना हो। आपको घर से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। सड़क और परिवहन मंत्रालय ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने और उसके रिन्यूअल्स के लिए नई गाइडलाइंस लेकर आया है। नए नियम के मुताबिक लर्नर्स लाइसेंस पाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, यानी एप्लीकेशन से लेकर लाइसेंस की प्रिंटिंग तक पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल मेडिकल सर्टिफिकेट, लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, सिलेंडर और इसके रिन्यूअल के लिए किया जा सकेगा। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।